दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे क्लास छठी की भूगोल पढ़ रहे हैं और क्लास छठी की भूगोल में मैं आपको पहला और दूसरा लेसन पढ़ा दिया हूँ। और आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, मैं आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी कैसे घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, फिर मैं आपको बताया था कि देखिए, ध्रुव जो है ना, जैसे ध्रुव, अगर मान लीजिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी रहती है। ऊपर में देखिएगा तो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और नीचे में देखिएगा तो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। तो ध्रुवों पर तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। अगर इस ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव में अगर 6 महीना दिन है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना रात होगा। और अगर यहाँ पर 6 महीना रात है तो यहाँ पर 6 महीना दिन होगा। तो ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। लेकिन बीच में जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होता है। ये जीके का क्वेश्चन, याद कर लेना कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों क्या होता है? बराबर होता है भूमध्य रेखा पर। और ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। लेकिन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। चलो, अब आ जाओ इस चैप्टर में। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो, पृथ्वी की गतियाँ, तो जानते हो पृथ्वी में 2 प्रकार का गति होता है। पृथ्वी 2 तरीक़ा से घूमता है। एक तो पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी के जिस गति को हम लोग दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का पहला जो गति जो होगा, ध्यान देना, वह दैनिक गति या घूर्णन गति होगा। और जानते हो कि पृथ्वी का दैनिक गति या घूर्णन गति क्या है? रोटेशन मोड होता है पृथ्वी का दैनिक गति या घूर्णन गति। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करती है, जिसको दैनिक या घूर्णन गति बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, ध्यान देना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 24 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा करती है, जिसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। और जानते हैं आप कि दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करेगी। इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? दैनिक गति या घूर्णन गति। सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य तो स्थिर है। तो मान लो कि सूर्य स्थिर है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के तो इस भाग पर पड़ेगा ना, आगे की तरफ पड़ेगा, तो इधर क्या होगा? दिन होगा। और इधर तो प्रकाश नहीं पड़ा, तो पीछे वाला भाग में क्या होगा? रात होगा। लेकिन फिर 12 घंटा के बाद क्या होगा? पृथ्वी का ये दिन वाला भाग पीछे चला जाएगा और ये वाला भाग घूम करके कैसे आ जाएगा? घूम के आज आगे आ जाएगा। तो रात वाला भाग में दिन हो जाएगा और दिन वाला भाग में रात हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे अपने अक्ष पर, पृथ्वी की दैनिक या घूर्णन गति ना हो, तो तुमको क्या लगता है कि जिस भाग में दिन है हमेशा दिन ही रह जाएगा? ना रह जाएगा। जिस भाग में हमेशा दिन है उस भाग में दिन होगा, बहुत गर्मी होगा। और जिस भाग में सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है, यहाँ तो बहुत ठंडा पड़ जाएगा, बहुत रात हो जाएगा, यहाँ तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या बताया, अब आपको कंप्लीट हो गया कि दैनिक गति या घूर्णन गति क्या है। तो आप लिखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। और दिन और रात किस गति के कारण होता है? तो दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है? दिन और रात होता है। क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग में पड़ता है उधर दिन होगा, जिधर नहीं पड़ेगा उधर रात होगा। फिर पृथ्वी घूमेगा तो रात वाला भाग आगे आ जाएगा, दिन वाला भाग पीछे चला जाएगा। तो इस भाग में रात होगा, इस भाग में दिन होगा। तो ये पहला गति क्या हुआ? दैनिक या घूर्णन गति। चलो, अब पृथ्वी का दूसरा जो गति, 2 प्रकार की गति होती है। तो पृथ्वी की जो दूसरा गति होती है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति।
अगर पूछेगा कि पृथ्वी का दूसरा गति क्या है, तो ध्यान देना मेरी बात को। पृथ्वी का जो दूसरा गति है वो है परिक्रमण या वार्षिक गति। जानते हो परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होता है? मैं तुमको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, तो हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी तो एक ग्रह है सौरमंडल का। तो सौरमंडल के जितने भी ग्रह होते हैं सब किसके चक्कर लगाएंगे? सूर्य का चक्कर लगाएगा। तब पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी सूर्य की चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगाती है, तो एक बार सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है? तो ध्यान देना, 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटा में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसको परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए, अगर 4 साल पे क्या हुआ, 365 दिन और 6, तो 6 चौक 24। अगर पृथ्वी तो 6 चौक 24, तो मतलब हर 4 साल पे देखिएगा तो एक दिन तो बढ़ेगा ना। 1 साल में 6 घंटा पढ़ा, तो 6 चौक 24, तो 24 घंटा, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 4 साल पे आप देखिएगा तो 366 दिन का दिन होगा। 365 नहीं, 366 दिन का दिन, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कितना दिन का होता है? 366 दिन का। लीप ईयर 300। वैसे तो लीप ईयर का पता कैसे चलता है? लीप ईयर में आप देखिएगा फरवरी का जो महीना जो होता है, फरवरी का महीना 29 का होगा। वैसे तो नॉर्मली फरवरी का महीना 28 का होता है, लेकिन जो लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में फरवरी का महीना कितने का होगा? 29 का होगा। तो आपको समझ में आया कि पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति क्या है? तो लिखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, ध्यान देना मेरी बात को, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य है, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। और जानते हो परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण क्या क्या घटनाएं घटित होती है? तो परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण मैं आपको बता देता हूँ, मौसम या ऋतु में परिवर्तन होगा। परिक्रमण गति के कारण ही देखिएगा कि मौसम या ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम या ऋतु में परिवर्तन होगा, या दिन और रात जो बड़ा या छोटा होगा, ये किसके कारण होगा? परिक्रमण गति के कारण। दिन और रात होता है दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण, लेकिन दिन रात जो बड़ा या छोटा होता है या मौसम या ऋतु में परिवर्तन होगा, ये किसके कारण होगा? परिक्रमण गति के कारण होगा। चलिए, ये तो मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर दिया। अब आप पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, एनसीईआरटी को पढ़ने का सही वे यही है, तरीका यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर पढ़िए, तो मज़ा है। चलिए, आइए अब हम बिना देरी किए हुए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं, है ना, जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। चलिए देखिए क्या कहता है, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। मैं अभी आपको बताया हूँ, एक घूर्णन एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी का एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। मैं आपको बताया भी हूँ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूमेगी, वो गति घूर्णन गति है। सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य का जो परिक्रमा करेगा, तो पृथ्वी की इस गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। मैं बताया हूँ, आपको पहले ही बता दिया कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, मतलब सूर्य के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूमता है तो गति उसका क्या कहलाएगा? परिक्रमण गति। अब आप देखिए, तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि परिक्रमण गति, परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का आप देखिएगा तो पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मैं आपको बताया था कि पृथ्वी अगर देखिएगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुका है, वह पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। 20 से आप विषुवत रेखा खींच दीजिए, है ना, और 20 से अगर आप विषुवत रेखा को खींचिएगा, ऐसे अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर गुजरती है तो यहाँ पर वह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो पृथ्वी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से देखिए तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, चित्र आपको किताब में दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए।
ये देखिए पृथ्वी है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, लेकिन बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजर रहा है। और अगर विषुवत रेखा गुजर रहा है, ऐसे खींचिएगा तो देखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ पर कक्षीय सतह पर, यानी कि ये पृथ्वी का कक्षीय सतह है। ये जो बीच वाला है इसको पृथ्वी का कक्षीय सतह बोलते हैं। और पृथ्वी अपने कक्षीय सतह पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री का, क्योंकि विषुवत रेखा तो बीचों बीच से गुजर रही है। और ये जा रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को कक्षीय कोण कहेंगे। तो कितना बन रहा है? 66.5 डिग्री का। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी अपने कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कौन? पृथ्वी अपने कक्षीय सतह पर। तो देखो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने कक्षीय सतह पर। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी का वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। जैसे देखो कक्षीय समतल कौन है? ये है इसका कक्षीय समतल। ये जो समतल जो है ये क्या है? कक्षीय समतल है, ठीक ना। तो इस समतल को हम क्या कहेंगे? कक्षीय समतल। तो कक्षीय समतल होता है, ठीक ना। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तुमको पता है पृथ्वी के पास तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो ये जो हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो अगर सूर्य का प्रकाश परबो करेगा तो पृथ्वी के कितना भाग में पड़ा? आधा भाग में पड़ा। आधा भाग में प्रकाश पड़ा और आधा भाग में प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो सूर्य मतलब आधे भाग में ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होगा। देखो ये वाला भाग सूर्य का ओर है, क्योंकि यहाँ तो सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है, तो इधर क्या होगा? दिन होता। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। पीछे वाला भाग में देखिएगा तो पूरा रात है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखो प्रदीप्त वृत्त, जैसे मैं जो चित्र बनाई हूँ ये प्रदीप्त वृत्त है। ये तो हमारी पृथ्वी है, ये इसको दो भाग में बांट दो। इधर तो सूर्य का प्रकाश पड़ा तो दिन है, इधर प्रकाश नहीं पड़ा तो बिल्कुल रात हुआ। लेकिन ये जो वृत्त जो हुआ, इस वृत्त को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त। जैसे देखो प्रदीप्त वृत्त का मैं चित्र ही दिखा देता हूँ। देखो किताब में दिया गया है, ये प्रदीप्त वृत्त का चित्र है। देख रहे हो पृथ्वी का आधा भाग में इधर पूरा सूर्य का प्रकाश तापमान पड़ रहा है। तो देख रहे हो इस भाग में प्रकाश पड़ रहा है तो इस भाग में पूरा दिन है। इस भाग में प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो इस भाग में रात है। लेकिन ये जो चित्र जो बना है, इस चित्र को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त। तो ध्यान देना, ये जो चित्र जो बना है ये चित्र हमारा किस तरीका का चित्र होगा? तो इस चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। चलो प्रदीप्त वृत्त तो हो गया, समझ में आ गई। ध्यान दो, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ध्यान देना, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे देखो प्रदीप्त वृत्त को तुम देखो तो क्या ये अक्ष के साथ मिला? ये तो उत्तरी ध्रुव ये हुआ और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, है ना। क्या ये अक्ष के साथ, ये अक्ष है आपको, ये पूरा अक्ष, ये क्या है? पृथ्वी का अक्ष। तो क्या प्रदीप्त वृत्त अक्ष से मिलता है? नहीं मिलता। ये तो पूरा बीचों बीच से गुजर रहा है ना। तो प्रदीप्त वृत्त कभी अक्ष को नहीं काटता है। प्रदीप्त वृत्त अक्ष से नहीं मिलता है। वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, मैं बताया हूँ ना कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगा तो कितना समय लगेगा? 24 घंटा लगेगा ना। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगा तो एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगेगा। और इस काल को क्या कहेंगे? पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, तो इस गति को पृथ्वी की क्या कहेंगे? दैनिक गति। देखो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। चित्र दिखाया गया है। अगर घूमना बंद कर देगा तो जिधर दिन है उधर दिन होगा और जिधर रात है उधर रातें हो जाएगा, तो जीवन यापन हो ही नहीं पाएगा ढंग से। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान दो दोस्तों। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। यही बात तो मैं बताया हूँ कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो सूर्य के तरफ वाले भाग, पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा
और जिधर सूर्य का प्रकाश उस भाग में दिन होगा और लगातार गर्मी पड़ेगी, और दूसरा भाग में जहाँ प्रकाश नहीं होगा पड़ेगा सूर्य का, वहाँ अंधेरा होगा और पूरे समय ठंडा पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और इसके आधा भाग में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जिधर प्रकाश पड़ रहा है उधर तो हमेशा दिन होगा, और दिन होते प्रकाश पड़ते पड़ते क्या होगा, ये पूरा भाग एकदम गर्म हो जाएगा। और इधर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है तो इधर हमेशा अंधेरा रहेगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो दिन प्रतिदिन ये भाग क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तब तो जीवन संभव ही नहीं होगा। तो इसीलिए पृथ्वी का घूमना जरूरी है। ध्यान देना, पृथ्वी का घूमना क्या है, जरूरी है। चलो अब देखो, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है उस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, मैं बताया हूँ तुमको। और पृथ्वी एक वर्ष में यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानेंगे, 6 घंटा नहीं जोड़ते हैं, 365 दिन जोड़ते हैं। लेकिन 4 साल पे अगर 6 घंटा जुड़ जाएगा तो इसमें 6 घंटा को नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान देना मेरी बात को, इसमें 6 घंटा को नहीं जोड़ा जाता है। जो मैं बोला हूँ वही है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष का 6 घंटा मिलाकर के एक दिन यानी कि बढ़ जाएगा, 24 घंटा बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीना में जोड़ा जाता है। जब 4 साल पे 6 घंटा, 6 24, अगर 24 घंटा बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो उसको हम किसके महीना में जोड़ेंगे, फरवरी के महीना में जोड़ेंगे। इस वर्ष प्रत्येक चौथे वर्ष का फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है, और ऐसे वर्ष को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ऐसे वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर, यानी कि लीप दिन। तो लीप ईयर कितने वर्ष का होता है, 366 दिन का होता है लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी का महीना कितने का होगा, 29 का होगा। लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 का होगा, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगे कि अगला लीप वर्ष कब होगा, ठीक ना। देख लो, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पे, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ मतलब रास्ता पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। आप देख सकते हैं कि, देखिए मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी है, देख रहे हैं। और पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है, हमारी सूर्य का। अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पे, ध्यान देना मेरी बात को, अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक, यही मैं आपको बता रहा था। ध्यान दीजिए, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक साल में जानते हो ना मौसम, एक साल में कौन कौन मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, बसंत का होता है, शरद का होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब पृथ्वी ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो पृथ्वी का स्थिति क्या होता है, बदलता है। और पृथ्वी का जब स्थिति बदलता है तो देखोगे, जब पृथ्वी, जैसे देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, पृथ्वी ये स्थिति बदलेगा तो ऋतु में बदलाव होगा, ऋतु में परिवर्तन होता है। ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक ना। अब जब ऋतु में परिवर्तन होता है तो ध्यान देना मेरी बात को। चलो अब आगे आ जाओ, मैं बता रहा हूँ कुछ, ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक ना। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। और उत्तर ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्या रहता है, दिन रहता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, 21 जून को अगर देखोगे, ध्यान देना मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में देखोगे, 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगा।
तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में तो ज़्यादा ऊष्मा होगा ना, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगा। और ध्रुव के पास तो उतना जाएगा नहीं रेखा, ध्रुव के पास प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा। और कौन ध्रुव के पास प्रकाश नहीं जाएगा? उत्तरी की दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव के पास प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर तो प्रकाश रहेगा। तो जब उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश रहेगा तो वहाँ पर सूर्य की किरणें, मतलब उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश होगा तो वहाँ ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा, है ना। उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव वाले भाग में देखोगे तो 6 महीना लगातार दिन होता है। क्या होता है? 6 महीना लगातार दिन होता है। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान दो। ये आपको एक बार में मैं समझा देता हूँ, सिर्फ मेरी बात को आप ध्यान दे करके सुनिएगा। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। देखिए, इसके बीचों बीच से आप क्या खींचिएगा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ऊपर में उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री कर्क रेखा खींच दीजिए। नीचे में दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री आप मकर रेखा खींच दीजिए। यहाँ पर ले लीजिए सूर्य को। तो सूर्य की प्रकाश जो होता है, जो 21 जून को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सूर्य की प्रकाश 21 जून को, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश 21 जून को ये कर्क रेखा पर पड़ रहा है सीधे। देखिए, कर्क रेखा पर पड़ रहा है ना, तो ये तो ऊपर वाला भाग पूरा उत्तरी गोलार्ध है, तो कर्क रेखा पर पड़ रहा है 21 जून को सूर्य की प्रकाश अगर कर्क रेखा पर पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी मतलब जो है वो सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ मतलब है ना झुका हुआ, तो कर्क रेखा अगर पड़ रहा है इस पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी, तो कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो इसमें ज़्यादा ऊष्मा होगा, इस क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगा। और अगर आप आ जाइएगा नीचे, तो नीचे तो कम ऊष्मा प्राप्त हुआ, यहाँ तो ऊष्मा मिलवे नहीं किया, है ना, कम ऊष्मा प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ा, नहीं पड़ा ना, नीचे वाला भाग में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ा। और उत्तर ध्रुव तो सूर्य की तरफ ये पूरा झुका है, तो यहाँ पर तो दिन होगा ना, झुका है, तो उत्तरी ध्रुव में देखिएगा तो 6 महीना लगातार दिन होगा, 6 महीना लगातार दिन होगा उत्तरी ध्रुव में। चूँकि उत्तरी ध्रुव में 6 महीना लगातार दिन होगा, क्या होगा? दिन होगा, है ना। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी मिल रही है। क्या अब आपको समझ में आ गया अच्छी पूर्वक? चलिए, मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 21 जून को तो ये हो गया, 22 दिसंबर को ठीक इसके उल्टा होगा। मैं बताया 21 जून को, इसलिए आप देखिएगा 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, तो सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर आयांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर आयांत, ठीक ना। तो पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर आयांत बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपके किताब में अगला पैराग्राफ है कि 22 दिसंबर, देखिए 22 दिसंबर को क्या होगा, ये भी मैं चित्र के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से आप ले लीजिए, ऐसे झुका है थोड़ा, ये 0 डिग्री ले लीजिए भूमध्य रेखा, ऊपर में ले लीजिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे में ले लीजिए 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है, और यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश इस वाला भाग पर पड़ रहा है, मकर रेखा पर सीधे पड़ रहा है। 22 दिसंबर को, ध्यान देना, 22 दिसंबर को सूर्य का जो प्रकाश है वो मकर रेखा पर सीधे पड़ रहा है। और जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है, तो आप जानते हैं कि इस दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में पूरा क्या होगा, नीचे वाला भाग तो दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में पूरा काफ़ी गर्मी होगा, प्रकाश प्राप्त होगा, काफ़ी उष्मा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा तो दिन बड़ा होगा, और उत्तरी गोलार्ध में रातें देखिएगा तो छोटी होगा, है ना। इसको दक्षिण आयांत बोलते हैं। यही चीज़ें इसमें कहा जा रहा है। चलिए आप आ जाइए, देखिए इस चीज़ को समझिए। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा, कब? 22 दिसंबर को। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का महीना पड़ता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। जब हम लोगों के यहाँ पर आप देखिएगा दिसंबर में ठंड ही पड़ेगा, लेकिन दिसंबर में आप चले जाएंगे तो जो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश होगा नीचे वाला में, वहाँ गर्मी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर को सूर्य का किरण उत्तरी गोलार्ध में न पड़ करके दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ता है।
ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है ना। आप ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च, ध्यान देना, 21 मार्च को अगर आप 21 मार्च सुनो, पहले देख लो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को मान लो कि यहाँ पर ये है विषुवत रेखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक। तो 21 जून को तुम देखोगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे इसे विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है, या कोई किताब में देखोगे तो इसको समदिवारात्रि बोलते हैं, मतलब दिन और रात दोनों क्या होता है, समान होता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की प्रकाश जो होती है वह विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और विषुवत रेखा पर जब सीधी पड़ती है, ठीक ना, विषुवत रेखा पर जब सीधी पड़ती है, इसीलिए आप देखोगे वहाँ पर दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसको मैं चित्र के थ्रू समझाऊँ, देखिए मैं इसको चित्र के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ऊपर में मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा खींच दीजिए, नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा खींच दीजिए, इसके बीच में सूर्य है, नीचे में भी पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। तो ऊपर में मान लीजिए 21 मार्च लिखता हूँ और नीचे में लिखता हूँ 23 सितंबर। तो सूर्य जो है ये पूरा विषुवत रेखा पर सीधा पड़ गया, बीचों बीच में इसकी प्रकाश 21 मार्च को, और 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर इसका प्रकाश सीधे पड़ गया। तो इसीलिए आप देखिएगा कर्क या मकर रेखा पर नहीं पड़ा, विषुवत रेखा पर बीच में पड़ा, ऊपर में भी नीचे में भी। तो इसीलिए 21 मार्च को या 23 सितंबर को आप देखिएगा दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है जो विषुवत रेखा पर क्या होती है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर आपको लगातार एकदम सीधी पड़ती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखो अब एक चीज़ बताता हूँ, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में देखोगे शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु क्यों होगा? क्योंकि 23 सितंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में मैं तुमको बताया था कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में अगर तुम देखोगे तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंचती है, इसलिए वहाँ शरद ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति ठीक विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और 21 मार्च को आप देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतु में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, या दिन रात बड़ा या छोटा होता है। तो मैंने एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे देखिए आपकी किताब में एक चीज़ दिया था, सुनो, एक ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी बात को। देखिए ये था, सुनिए। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ये किसने कहा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहले भी बताए थे कि पृथ्वी क्या है? गोल है। फिर आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। ये किसने कहा? प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा। तो आप जानते हैं इसके साथ ही चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। आज आपका ये पूरा लेसन समाप्त होता है। ठीक, ये बहुत छोटा चैप्टर था, पृथ्वी की गतियाँ,
है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक इसी तरीक़ा से हम और वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। जी धन्यवाद क्लामार्ट्स क्लासेज को देखने के लिए।